हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डिज़ाइन LIC का 2016 का इलेक्ट्रॉनिक्स EL 307 का पेपर है, तो इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर कि एन ओपैम इज ए। ओपैम क्या है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, हाई गेन पुश पुल एम्पलीफायर है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है, लो इम्पीडेंस एम्पलीफायर है। देखो, तो इसमें बेस्ट करेक्ट आंसर के लिए बात करते हैं तो है क्या है? ओपैम इज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, क्योंकि इस पर दोनों इनपुट हमारे, अगर आपने देखा हो ओपैम को किस तरह से होता है, ये होता है प्लस माइनस V1 V2, तो हमें जो इन दोनों का डिफरेंस करके ही हमें आउटपुट मिलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? फर्स्ट। तो ओपैम इज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड ओपैम कैन बी यूज्ड विद। ओपैम को AC सिग्नल में कर सकते हैं, DC सिग्नल में कर सकते हैं, या बोथ में कर सकते हैं, या नीदर AC नहीं। तो ओपैम हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, AC सिग्नल के लिए भी कर सकते हैं या DC सिग्नल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर देखोगे करंट इन्वर्टर वगैरह सर्किट बनाते हैं हम, तो उसमें हम AC सिग्नल देते हैं, और भी सर्किट हैं जिनमें हम कई बार AC भी देते हैं और DC, दोनों के लिए हमारा आउटपुट देता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है हमारा? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो फॉर ओपैम शुड बी। देखो, आइडियल ओपैम की CMRR, आइडियल ओपैम की CMRR होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट। वैसे ओपैम में इनपुट रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट होता है, गेन भी इनफाइनाइट होता है आइडियल का। सिर्फ एक आउटपुट रेजिस्टेंस और ऑफसेट वोल्टेज दोनों जीरो होते हैं, उसके अलावा ओपैम की सारी चीज़ें इनफाइनाइट होती हैं। तो आइडियल ओपैम की CMRR क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, तो जिसको हम बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो फॉर ओपैम शुड बी। जो आइडियल के ओपैम है, तो अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो वो होगी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एज लार्ज एज पॉसिबल। Question number 4, a virtual ground is a ground for voltage but not for current but not for voltage, both current and voltage, neither current nor voltage। देखो, जो वर्चुअल ग्राउंड का जो कंसेप्ट लगाते हैं हम, ओनली वोल्टेज का लगाते हैं। वर्चुअल ग्राउंड का क्या है? अगर आपने देखा होगा, जैसे ओपैम में प्लस माइनस और कुछ इस तरह से अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है या इस तरह से है, तो हम ये मानते हैं दोनों इनपुट पर जो आउटपुट है वो बराबर होता है। ठीक है, दोनों इनपुट पर क्या है? आउटपुट मेरा बराबर होता है। अगर जो इस नोड पर वोल्टेज है, दोनों इनपुट पर जो वोल्टेज है वो सेम होता है, तो V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ये इनको हम मानते हैं ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। और वर्चुअल शॉर्ट सर्किट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे ओपैम के अंदर से करंट कभी भी पास नहीं होता है। जब करंट पास नहीं करता तो इधर कोई वोल्टेज ड्रॉप होता नहीं है। जब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है उसको हम ये मानते हैं कि जो वोल्टेज है दोनों इनपुट पोर्ट पर हमेशा सेम होता है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा पहले वाले का होगा एज लार्ज एज पॉसिबल, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। फोर्थ का हो जाएगा वोल्टेज नॉट फॉर करंट। फिर है फिफ्थ का, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ओपैम इज ऑलवेज। अगर हम फर्स्ट स्टेप के लिए बात करें तो वो होता है हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ओपैम की आप देखोगे इनपुट स्टेज फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये डुअल इनपुट, बैलेंस आउटपुट, इस तरह से होती है। फिर हमारी इसमें जो लास्ट स्टेज होती है वो क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायर होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट में डाल्टनगटन एम्पलीफायर होती है। तो इसलिए हम इसमें हमसे पूछी गई है फर्स्ट स्टेज मतलब इनपुट स्टेज, तो इनपुट स्टेज होती है हमारी डिफरेंशियल एम्पलीफायर। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ओपैम इज, अगर फिगर ऑफ मेरिट ओपैम की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा D हमारा, गेन बैंडविड्थ एंड स्लू रेट। ठीक है, इसका आंसर कई जगह पर सर्च करने पे मिला, इसमें क्या गेन बैंडविड्थ और स्लू रेट होगी। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा कि ट्रिपल फाइबर टाइमर IC इज ए लीनियर डिजिटल, बोथ डिजिटल एंड लीनियर। तो LIC को हम ट्रिपल फाइबर टाइमर IC है, तो वो ट्रिपल फाइबर टाइमर IC हमारी होती है लीनियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर। इसके बाद पिन नंबर
सेवर ऑफ ट्रिपल फाइबर टाइमर आईसी, जो पिन नंबर सेवर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। पिन नंबर सेवर हमारी जो ट्रिपल फाइबर आईसी है उसको आप देखोगे, उसमें जो 7 नंबर की पिन है वो हमारा किसका काम करती है, डिस्चार्ज का काम करती है। उसके बाद आउटपुट पल्स विड्थ ऑफ आरसी इज, ये आर कनेक्टेड मोनोस्टेबल सर्किट यूजिंग ट्रिपल फाइबर। देखो आउटपुट पल्स होती है मेरी टी नॉट इजिकल टू, वो होती है मेरी 1.1 इंटू आर सी, इसका फॉर्मूला होता है। तो 1.1 इंटू आर की कितनी है हमारी 10 इंटू 10 की पावर 3, और सी कितनी है हमारी 0.1 इंटू 10⁻⁻⁻6। तो देखो ये 0.1 और 10 तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.1, -3 से ये +3 हो जाएगा, तो 1.1 इंटू 10⁻⁻3, इसलिए हम बोल सकते हैं 1.1 मिली सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 1.1 मिली सेकेंड, इसका डिस्चार्ज, इसका आ जाएगा हमारा लीनियर। इसके बाद आ गया PLL IC जे 565, इसका क्या नाम है, PLL IC जो है हमारी PLL IC का नंबर है कितना, 565। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, वोल्टेज रेगुलेटर IC 7912 इज यूज टू डिजाइन द रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज। देखो जो 7-8 की सीरीज है वो हमारे पॉजिटिव की है, 7-8 अगर 0-5 है इसका मतलब वो +5 है, 7-8-12 है इसका मतलब वो +12 है। तो 7-8 जो सीरीज है वो हमारी पॉजिटिव वोल्टेज के लिए है, और 7-9 की जो सीरीज है वो हमारे नेगेटिव वोल्टेज के लिए। तो 7912 का मतलब है -12 वोल्ट, क्या है, -12 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा मेरा बी। याद रखना है 7-8 वाली जो सीरीज है वो पॉजिटिव के लिए, 7-9 वाली सीरीज है वो नेगेटिव के लिए। तो इसका आंसर हो गया मेरा -12। डिकेड काउंटर 10 स्टेट्स रखता है, अब डिजिटल में पड़ा हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ऑफ बीन्स ब्रिज, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ऑफ बीन्स ब्रिज होती है 1/2πRC, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो। पावर सप्लाई ऑफ 741 IC, देखो 741 IC में हमारी या तो +-5 होती है या +-15 भी होती है, ठीक है, +-30 भी होती है। तो इसमें से जो हमें ऑप्शन दे रखा है वो +-5 वाला दे रखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा +-5। तो हमारा आंसर इसमें +-5, इसमें 2πRC, इसमें हो गया मेरा 10 टाइम्स, और इसमें हो गया -12। अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इस सर्किट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट, तो हो जाएगा BLSI। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। BLSI क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ग्रेटर देन 10,000, जो अगर उसमें हम गेट्स की बात करते हैं तो BLSI हो जाएगा। रेगुलेटर IC रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग -5 वोल्ट, देखो -5 वोल्ट के लिए अभी मैंने बताया था 7-9 मेरी माइनस की सीरीज है, तो 705, तो इसके लिए हो जाएगा मेरा 7905। ना ओपम हैविंग ए कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, तो हमें दे रखी है हैविंग कॉमन मोड गेन, तो ADM अपॉन ACM को उसको कर देते हैं हम, तो dB में वैल्यू निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा 100/1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। जो CMRR होती है ADM अपॉन ACM, CMRR इज इक्वल टू ADM अपॉन ACM, तो ये हो जाएगी 100/1, तो ये हो जाएगी 100। बहुत ही आसान दे रखा है, तो इसमें हो गया मेरा 100, इसमें 7905, इसमें BLSI लो पास फिल्टर पासेस लो फ्रिक्वेंसी। लो पास फिल्टर का अगर आप डायग्राम वो देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये क्या है, ये लार्ज लो फ्रिक्वेंसीज को तो ये पास करा देता है, हाई फ्रिक्वेंसीज को क्या करता है, कट ऑफ कर देता है। तो इसमें 7905 BLSI 100 पासेस लो फ्रिक्वेंसी। इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द पोटेंशियल डिवाइडर ऑफ इनसाइड द ट्रिपल फाइबर टाइमर IC, ट्रिपल फाइबर टाइमर IC में आप देखोगे 3 रेजिस्टेंस होते हैं और वो 5 किलो ओम के रहते हैं, इसलिए ही इनको हम बोलते हैं ट्रिपल फाइबर टाइमर IC, क्योंकि 3 5 किलो ओम के हैं, 5 ट्रिपल फाइबर टाइमर IC। तो कितने हो गए मेरे इसमें 3 रजिस्टर्स, वैल्यू कितनी है 5 किलो ओम।
इन बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पर बोथ की बोथ स्टेट्स क्या होती हैं हमारी स्टेबल होती है। मोनो स्टेबल में हमारी एक होती है और ए स्टेबल में कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं। द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर फॉर स्क्वायर वेव इनपुट इज ट्रायंगुलर वेव। ध्यान रखना कभी भी हमारा स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, स्क्वायर का क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, क्योंकि ये इसको यूनिट स्टेप होती है। ठीक है, यूनिट स्टेप एक तरह से 1 होती है, 1 का इंटीग्रेशन हमारा क्या एस होता है। तो ये होता है हमारे ट्रायंगुलर वेव। इसमें 3 रजिस्टर आ जाएगा, इसमें बहुत स्टेबल आ जाएगा, इसमें ट्रायंगुलर वेव आ जाएगा। फॉर एनालिसिस ऑफ, जबकि अगर हम देखें आउटपुट इंटीग्रेटर फॉर स्क्वायर वेव, अगर हम कभी भी हमें ट्रायंगुलर वेव जनरेटर बनाना होता है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ट्रिगर लेते हैं। इसमें ट्रिगर के आगे इसमें ट्रिगर क्या करता है, हमें स्क्वायर वेव जनरेट करता है, उसके आगे हम इंटीग्रेटर लगाते हैं, उस तभी हमको ट्रायंगुलर वेव मिलती है। इसलिए उस पूरे को सर्किट को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वेव जनरेटर। द एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो हम एच पैरामीटर, हाइब्रिड, स्मॉल सिग्नल सबसे कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ अबव आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द 741 बिकम द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑप एम्प। इट हैज़ ए वेरी लार्ज वोल्टेज गेन, it has lower output resistance, it is inexpensive and easy to use, all of above। देखो इसमें लार्ज वोल्टेज गेन भी होता है, इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस है, सॉरी इसमें इट हैज़ ए वेरी लार्ज वोल्टेज गेन, इट हैज़ लोअर आउटपुट इम्पीडेंस, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो भी लोअर होता है, मतलब आर आउटपुट क्या होता है हमारा 0 होता है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव, ईजी टू यूज भी है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ। PLL IC कैन बी यूज्ड फॉर, जो हम PLL IC है उसको हम यूज करते हैं FM डीमोडुलेशन में। FM किस में, डीमोडुलेशन, जिसको बोलते हैं हम FM डिटेक्शन, FM डीमोडुलेशन। आंसर में ये भी आ सकता है FM डीमोडुलेशन, तो उसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑल ऑफ दीज, इसमें हो जाएगा मेरा FM डिटेक्शन। इन PLL द लॉक रेंज इज यूजुअली देन द कैप्चर रेंज। तो ध्यान रखना C छोटा है बजाय किससे, L से, तो लॉक रेंज हमेशा हमारी बड़ी होती है किससे, C फॉर कैप्चर रेंज, और L क्या है मेरी लॉक रेंज। याद रखने की ट्रिक है, C छोटा है किससे, L से, क्योंकि C क्या तीसरे नंबर पर ही आता है और L हमारा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में बाद में आता है, तो इसलिए हमारा C छोटा है किससे, L से। तो इसका मतलब हमारी जो कैप्चर रेंज है वो हमेशा रहती है लोअर किससे, लॉक रेंज से। तो इसमें हो जाएगा PL लॉक रेंज इज यूजुअली, तो लॉक रेंज हमारी ग्रेटर होगी बजाय कैप्चर रेंज से। वोल्टेज रेगुलेटर IC है, जो वोल्टेज रेगुलेटर IC है उसको आप देखोगे, वोल्टेज रेगुलेटर IC की 3 पिन होती हैं। अब पहुँचते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BCO स्टैंड फॉर, PLL के अंदर हम लगाते हैं BCO लगाते हैं, जिसकी बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल ओसिलेटर। हाउ मैनी ओपैम आर यू रिक्वायर्ड टू डिजाइन 3 बिट फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ओपैम जितने हमें रिक्वायर होंगे 3 बिट के लिए वो होती है 2 की पावर n, तो 2 की पावर n, तो 3 बिट के लिए 2 की पावर 3 के लिए कितने 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 8। इसमें हो जाएगा वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। द फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल ऑफ ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर डिजाइनिंग यूजिंग ए ट्रिपल फाइबर टाइमर IC। तो हमसे पूछे आउटपुट फ्रिक्वेंसी, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी F0 होती है 1/T0। ठीक है, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी तो हमारी हो जाएगी 1.44 इजकल टू RA + 2B। ठीक है, और अगर हम कहें हमारी ड्यूटी साइकिल की बात, तो ड्यूटी साइकिल होती है हमारी T0/Ton। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस वाले में C। अगर ड्यूटी साइकिल पूछी है जब, तो हमारा C। हमसे पूछा गया फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हमारी A। ठीक है, अब मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो देखो हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल, तो फ्रिक्वेंसी होती है 1/F0, जो कि होती है 1/0.69। ऐसे भी आंसर में दे सकते हैं इस बार क्वेश्चन में, तो 0.69 इजकल टू 0.69 × RA + 2RB C।
अगर उसको हम और सोल्व करते हैं फर्दर तो ये हो जाती है F0 अपॉन 1.45 RA प्लस 2 RBC। तो ये तो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। अगर ड्यूटी साइकिल की बात करते हैं TI अपॉन T0, TI की वैल्यू क्या है ये यहाँ से देख सकते हो। देखो ये TI हो गया, ये T0 हो गया, टोटल T0 हो गया, ये TI हो गया, ये ऑन टाइम है, ये ऑफ टाइम है और ये टोटल टाइम है। तो TI अपॉन T0 इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो लगभग 50% से ऊपर आएगी। अब क्वेश्चन में ये भी बना सकते हैं कि ड्यूटी साइकिल कितनी होगी। तो ड्यूटी साइकिल ट्रिपल फाइबर टाइमर आईसी से अगर हम स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं तो उससे हमारी आएगी अबव 50%। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से भी आ सकता है, अब ड्यूटी साइकिल के लिए भी आ सकता है, ड्यूटी साइकिल परसेंटेज में भी आ सकता है। जो F0 है वो 1/0.69 की फॉर्म में भी दे सकते हैं और 1.45 की फॉर्म में तो हमें दे ही रखा है। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और गौर से देखोगे तो उसमें हमें खूब सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दे रखा है क्या है, गेन पूछा है, इनपुट इम्पीडेंस पूछा, आउटपुट इम्पीडेंस। तो मैंने बताया था ओपैम के अंदर सारी चीज़ इनफाइनाइट होती हैं एक्सेप्ट आउटपुट रेजिस्टेंस के अलावा और ऑफसेट वोल्टेज के अलावा। तो क्या है, कौन कौन सा आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो ज़रूर जीरो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस जिसे बोलते हैं वो जीरो होता है, ऑफसेट वोल्टेज भी जीरो होता है। उसके अलावा सारी चीज़ हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, देखो गेन है वो भी इनफाइनाइट, हमारा इनपुट इम्पीडेंस है वो भी इनफाइनाइट और आउटपुट इम्पीडेंस है वो हो गया जीरो। तो आंसर हो गया डी। इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर हो गया डी, इसका आंसर हो गया वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, ओपैम इज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ओपैम कैन बी यूज्ड विद बोथ AC एंड DC। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये होती है हमारा लगभग एज लार्ज एज पॉसिबल। वर्चुअल ग्राउंड वोल्टेज के लिए होता है, करंट के लिए नहीं। जो फर्स्ट स्टेज है ओपैम की वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होती है। फिगर ऑफ मेरिट आ जाएगी गेन, बैंडविड्थ एंड स्लू रेट। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ट्रिपल फाइबर टाइमर IC है, ये लीनियर है, कई जगह इसका डिजिटल एंड लीनियर भी हो सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बट मोस्ट चांसेस इसके लीनियर के हैं। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो एक बार इसमें देख लेना, लीनियर है। पिन IC 7 ऑफ ट्रिपल फाइबर टाइमर IC इज, पिन नंबर 7 हमारा डिस्चार्ज का काम करती है। ये मैंने बताया था आउटपुट पल्स क्या होती है, R = 1.1 × RC होती है। तो T0 = जब उसको आप देखोगे मोनोस्टेबल के लिए तो 1.1 × RC, तो सॉल्व करोगे 1.1 मिली सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद PLL IC है हमारी 565। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हमारे 7912, 79 नेगेटिव सीरीज है, 78 पॉजिटिव सीरीज है, तो -12 वैल्यू आ जाएगी। डिकेड काउंटर हमारा 10 स्टेट्स होती हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/2 पाई RC है, पावर सप्लाई 741 ±5 हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी VLSI में है, अगेन इसमें -5 नेगेटिव के लिए पूछा है तो 7905 हो जाएगा। ओपैम हैविंग ए कॉमन मोड दे रखा है तो ये C ADM अपन ACM करेंगे तो ये हो जाएगा 100। लो पास फिल्टर पासेज लो फ्रिक्वेंसी। पोटेंशियल डिवाइड इनसाइड ए ट्रिपल फाइबर टाइमर IC, 3 रेजिस्टेंस होते हैं इसलिए इनको ट्रिपल फाइबर बोलते हैं, 3 5 किलो ओम के होते हैं। बाई स्टेबल में दोनों स्टेट स्टेबल होती हैं। आउटपुट ऑफ इंटीग्रल फॉर स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव इनपुट क्या ट्रायंगुलर वेव होती है। ट्रायंगुलर वेव जनरेटर देखोगे तो उसमें भी याद करोगे कि उसमें हम पहले इसमें ट्रिगर लगाते हैं, उसके जस्ट बाद हम इंटीग्रेटर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसमें ट्रिगर है उससे स्क्वायर वेव जनरेट होती है, उसको इंटीग्रेट करके हम ट्रायंगुलर बना देते हैं। एनालिसिस ऑफ 22 का हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 74 आर मोस्ट लाइकली टू ओपैम बिकॉज सब इसमें वोल्टेज गेन भी होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस भी जीरो होता है और इनएक्सपेंसिव, ईजी टू यूज होती है। PLL IC कैन बी यूज फॉर FM डिमोडुलेशन, मतलब FM डिटेक्शन में यूज होता है। जो लॉक रेंज होती है वो कैप्चर रेंज से बड़ी होती है। वोल्टेज रेगुलेटर IC 3 पिन की होती है। BCO वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर होता है। हाउ मैनी ओपैम आर रिक्वायर टू डिजाइन, 2 की पावर n करेंगे तो 8 आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी वाला मैंने बता ही दिया है। F0 ड्यूटी साइकिल और आइडियल ओपैम गेन की और क्या है, इनफाइनाइट और जीरो। जो 30 नंबर क्वेश्चन है ये डेफिनेटली किसी भी फॉर्म में आ सकता है, या तो गेन पूछ लेगा कितना इनफाइनाइट होगा, या इनपुट इम्पीडेंस पूछ लेगा, अलग अलग भी पूछ सकता है, और आउटपुट रेजिस्टेंस भी। ध्यान रखना आइडियल ओपैम के लिए हमेशा सारी चीज़ इनफाइनाइट होती है, 2 चीज़ को छोड़ के, ऑफसेट वोल्टेज को छोड़ के और
उसको छोड़ के आउटपुट रेजिस्टेंस को। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल।